दंतेवाड़ा ऑन ईयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आशीष है। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो देंगे? हाय आशीष, मैं आकाश हूँ ओके। और दंतेवाड़ा में अभी हो गए मुझे लगभग 12 साल हो गए। ओके। और खास तौर पे जैविक खेती, तो दंतेवाड़ा में जैविक खेती पे काफी काम हो रहा है। हम्म। या पूरा जिला जैविक कैसे बन सकता है, हम्म। उसके ऊपर काफी काम हो रहा है। तो ओके। उसमें मैं प्राइमरीली इन्वॉल्व हूँ। और वैसे तो मैं बाय एजुकेशन प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, ओके। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था तो मैं अभी हो गया लगभग 10-12 साल में खेती पे ही काम कर रहा हूँ दंतेवाड़ा के किसानों के साथ। तो थोड़ा हाँ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं किया यार, मेरी स्कूल की पढ़ाई तो नासिक में हुई, ओके। महाराष्ट्र में। ओके। और फिर स्कूल की पढ़ाई के बाद मैं गया राजस्थान में, बिट्स हम्म। पिलानी करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम्म। वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और खेती से तो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ संबंध नहीं है हाँ हाँ। इंजीनियरिंग का। हम्म। पर अक्सर क्या होता है कि इंजीनियर्स का ये होता है ऐसा कि अपना मूल क्षेत्र छोड़ के, अपना बेसिक फील्ड छोड़ के बहुत बार बाकी दूसरे फील्ड्स में ही इधर उधर भटकते हैं। हम्म। तो मेरा भी वैसे ही हुआ। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम्म। इंजीनियरिंग की हुई है। और उसके साथ एमएससी बायोलॉजी, ऐसा हमारा कॉलेज में ड्यूअल डिग्री कोर्स था। तो ओके। एमएससी बायोलॉजी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई इंजीनियरिंग की की ऐसे। है। पर यहाँ हाँ, पर खेती आप में। भूमगादी से हैं, भूमगादी नहीं, सॉरी, निर्माण निर्माण एनजीओ, उसके बारे में हाँ। थोड़ा बताइए। ये कब शुरू हुई, इसका मेन जो हम्म। गोल है वो क्या है, अभी किस पोजीशन पे है निर्माण के बारे में? निर्माण, या देखो, हम लोग जब कॉलेज में 2006-07 की बात है, तब बिट्स पिलानी क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। और ज्यादातर बच्चे जो है वो फिर पढ़ते हैं और फिर उनको अच्छे कॉर्पोरेट जॉब्स मिल जाते हैं। हम्म। कई स्टूडेंट्स तो फिर यूएस चले जाते हैं या यूरोप चले जाते हैं। हम्म। तो तब जो है वो कुछ ऐसे, मेरे कुछ सीनियर्स थे, उनके मन में ये आया कि केवल ऐसा करने से क्या मतलब है ना, हम लोग इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। लेकिन उसका कोई सोसाइटी के लिए या समाज के लिए डायरेक्ट उपयोग होगा ऐसा तो नहीं। और बहुत सारी समस्याएं भी है। हम्म। तो कुछ करना चाहिए, ऐसा हम्म। सोच के तब 2005 में, मतलब मैं कॉलेज ज्वाइन किया 2006 में। हम्म। और 2005 में मेरे कुछ सीनियर्स ने एक ऐसा वॉलेंटियर्स का ग्रुप बनाया हमारे कैंपस पे। और पिलानी बहुत छोटा गांव है, मतलब छोटी ओके। जगह है। और वहां पे ही हमारा पूरा कैंपस है। तो कैंपस के आजू बाजू में बहुत सारे गांव हैं। तो हम्म। उन गांव में फिर जाके काम करना शुरू किया। ओके। तो वैसा निर्माण की स्थापना हुई। तो 2005 में हम्म। एक एज अ वॉलेंटरी स्टूडेंट्स ग्रुप, ऐसा हम्म। निर्माण की स्थापना हुई। मैं एज अ वॉलेंटियर जुड़ा 2007 में, मतलब ओके। 2006 में ज्वाइन किया। और जनवरी 2007 में मैंने एज अ वॉलेंटियर निर्माण के साथ काम करना शुरू किया। हम्म। तो ये निर्माण की कहानी है। और फिर तब से हम लोग आजू बाजू के गांव में युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हम लोग पढ़ाई भी करते थे। और फिर वीकेंड पे गांव में जाके काम भी करते थे। ओके। तो उसी से मेरा इंस्पिरेशन भी बना कि शायद मुझे, मतलब उसके पहले से भी मैं सोच रहा था हाँ। कि शायद मुझे ऐसा नॉर्मल जॉब नहीं करना है। हम्म। पर कॉलेज के टाइम पे ये सब गांव में जाके काम करने की वजह से एक ओरिएंटेशन और अच्छा बनता गया। तो ये निर्माण की कहानी है। फिर बाद में निर्माण एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बना, काफी हम्म। सारे फुल टाइम काम भी शुरू है। ओके। तो अभी फिलहाल निर्माण का काम जो है वो देश के 20-22 राज्यों में है। और अलग अलग फील्ड में है। मतलब खेती पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम्म। वैसे एजुकेशन में काम हो रहा है निर्माण का, हेल्थ में है, स्किल डेवलपमेंट में अच्छा काम तो है ऐसे। जब ये स्टार्ट हुआ था निर्माण, जब आप गांव में विजिट करते थे, हम्म। उस टाइम क्या आप बता सकते हैं कि उस टाइम पे आप स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे? लाइक खेती तो उस टाइम पे एज ए स्टूडेंट आप लोग हम्म। उतना ज्यादा टाइम दे नहीं पाते होंगे, तो और क्या क्या काम कर रहे थे जब स्टार्ट हुआ था निर्माण का? हाँ देखो, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज थे। हम्म। तो हमारा जो वॉलेंटियर्स का ग्रुप था वो तो बच्चों को भी पढ़ाता था। ओके। तो शाम में जो आजू बाजू के गांव के जो बच्चे हैं, हम्म। उनको शाम में जाके पढ़ाना, ऐसी हम्म। चीजें होती थी। फिर जो शाला त्यागी बच्चे ना, जो स्कूल के हाँ, बाहर बच्चे ड्रॉप हैं, आउट्स बच्चे हैं। उनको हम लोग कैसे स्कूल्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए काम हम्म। करते थे। ओके। महिलाओं के साथ काम करते थे। ओके। मेरा इंटरेस्ट तब आजीविका में काफी था। तो मैं इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व था कि आजू बाजू के गांव के जो युवा हैं, उनके लिए हम लोग क्या आजीविका के अवसर बना सकते हैं। ओके। तो फिर हम लोगों ने एक छोटा टेलरिंग यूनिट शुरू किया था। हम्म। तो बिट्स में क्या होता है कि बच्चों के पास लैपटॉप्स बहुत होते हैं, हम्म। उनको ट्रैवल करना होता है। हम्म। तो फिर हम लोगों ने महिलाओं के साथ उनका एक टेलरिंग यूनिट बना के लैपटॉप के बैग्स बनाने का एक प्रोग्राम शुरू किया था। ओके। या हम लोग ये कोशिश करते थे कि
मेरा ना पहले से ही बहुत इंटरेस्ट ये था कि हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं, या हमारे काम का अप्रोच जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है। ओके। तो लाइवलीहुड के ऑप्शंस भी ऐसे कैसे हो सकते हैं कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो फिर हम लोग बायोगैस पे काम किए थे कि गांव में वहां पे गाय हैं, भैंसे हैं, तो बायोगैस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम लोग। या खेती में हम लोगों ने कोशिश ये किया था कि एलोवेरा होता है, हाँ। उस एरिया में एलोवेरा हो सकता है अच्छे से, और किसान परेशान रहते थे, तो एलोवेरा की खेती कैसे हो सकती है। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोगों ने प्रयोग तब किए थे। लेकिन एक ना क्या होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो ऐसा स्किल थोड़ी होता है कुछ, लेकिन ये काम एक तरह का अनुभव बनने के लिए ना, कि हम बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक ओरिएंटेशन बनने में, एक स्किल सेट बनने में, एक समझ अच्छी बनने में, इन सब एक्टिविटीज का मुझे। और निर्माण के बाद फिर ये भूम गादी की क्या कहानी है? हाँ, तो जब 2011 में मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, तो मैं सोच रहा था कि यार आगे क्या करना है ना। तो मुझे ये तो दिख रहा था कि शायद मुझे इसी तरह के सोशल फील्ड में, या तब मेरे दिमाग में था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब हमारा डेवलपमेंट का अप्रोच ऐसा कैसे हो कि जिससे पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और हमारी जरूरतें भी पूरी हो, समाज की जरूरतें भी पूरी हो। तो ऐसे एक क्षेत्र में मुझे काम करना है, ऐसे मेरे दिमाग में था ब्रॉडली। कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं करना है ऐसा। तो जब 11 में मैं पॉस आउट हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ओके, ठीक है। तो हर इंजीनियर का एक सपना होता है कि वो एक बार यूपीएससी करे। हाँ, पहले नहीं होता था शायद, अब आजकल इंजीनियर्स बहुत आ रहे हैं यूपीएससी में, इन सब में। तो हमारे कॉलेज में भी था ऐसा, मेरे कुछ बैचमेट्स भी थे जो तैयारी करना चाह रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, अभी एक मेरी समझ तो बन रही है, तो करने का सबसे सही तरीका क्या है, तो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लूंगा। ओके। तो इसलिए फिर मैंने 2011 में जॉब ली, मतलब जो भी कॉलेज का कैंपस का प्लेसमेंट होता है, उसमें बार्कलेज करके ब्रिटिश एक बैंक थी, तो उसमें मेरी प्लेसमेंट हुई। मैंने सोचा कि मैं 2-3 साल काम करूंगा, फिर थोड़ा सेविंग हो जाएगा, क्योंकि पिताजी के पास तो ऐसे कुछ ज्यादा ये सपोर्ट, उनको कितनी देर अपन डिपेंडेंट रहे ना। तो फिर मैं सोचा कि मैं खुद से सेविंग करूंगा और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा दिल्ली। ओके। तो मैंने बार्कलेज ज्वाइन किया था, और फिर मैं सोच रहा था कि प्रिपरेशन करना, फिर कोचिंग क्लासेस का इंक्वायरी करना, ये सब करना, तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी। फिर मैं अलग अलग लोगों से बात किया कि क्या करें, मतलब सही में यही करना ठीक है कि कुछ और करना चाहिए। और फिर अलग अलग लोगों से बात करने के बाद फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे एक आईएएस अधिकारी बन के मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता ना, आप क्या काम कर रहे हो, आप कितनी देर कौन सी जगह पे रह के काम कर सकते हो। तो जो भी सरकार आपको जो पोजीशन देगी, वहां पे आपको जितना समय बताया जा रहा है वहां पे काम करना है। जिस फील्ड में आपको भेजा जा रहा है उस फील्ड में काम करना है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ पहले से ही कल्पनाएं हैं, आइडियाज है, या आपको एक जगह पे रह के कुछ बदलाव की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होके काम करना है, तो शायद फिर आपको वो मजा नहीं आएगा ऐसा। ये मैंने फिर इसी प्रिपरेशन करने का प्लान ही ड्रॉप किया। अच्छा। तो मैं सोचा कि नहीं करूंगा वो, और फिर मैं एक्सप्लोर कर रहा था क्या करूं, कैसे करूं ऐसा। आदिवासी एरियाज के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। कि कॉलेज के टाइम पे एक प्रोफेसर थे अनिल गुप्ता करके, IIM अहमदाबाद में, उनके अंडर में मैंने इंटर्नशिप की थी। ठीक है, कॉलेज के टाइम पे, और ज्यादा कुछ मेरी समझ नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही ढूंढ रहा था क्या करूं क्या करूं। हमको छुट्टियां बहुत होती थी, लगभग 2.5-3 महीने की छुट्टियां होती थी गर्मी में। ठीक है, तो मैं फिर ढूंढ रहा था कि क्या करूं। तो मैंने उनको ईमेल लिखा था, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जाओ काम करने के लिए मेरे साथ। तो उनके साथ में आदिवासी एरियाज में काफी घुमा था। मैं सर को बोला था कि सर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना है। तो मुझे बोले कि चलो अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात का आदिवासी एरिया में, मेरे साथ आ जाओ वहां पे, फिर देखते हैं, तुम्हारी आंखें खुलेगी और फिर अपन सोचेंगे क्या करना है। तो वाकई में मेरी आंखें खुली थी तब। और पूरे इंटर्नशिप में मैंने ऐसी सब अलग अलग आदिवासी समुदायों के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा था काफी। तो मुझे उसकी वजह से आदिवासी एरियाज में जाके काम करने का बहुत इच्छा था। क्योंकि मतलब हम लोग जो भी समस्याएं देख रहे हैं ना अभी, तो उसमें एक साइड पे सोशल समस्या है और दूसरे साइड में पर्यावरण की समस्या है। लेकिन पर्यावरण की समस्याएं सुलझाने के लिए जैसे जिंदगी का अप्रोच होना चाहिए, है ना, कि हम पर्यावरण का ध्यान कैसे रखें, अपना जल जंगल को बचाए कैसे, जमीन को बचाए कैसे, अपनी जरूरतें कैसे कम रखे, है ना।
सादगी भरा जीवन कैसे हो, कम जरूरतों वाला, है ना। बहुत ज्यादा आगे का सोच के हम लोग दौड़ते रहते हैं, है ना। उसके जगह पे हम लोग प्रेजेंट पे कैसे फोकस करें। ओके। तो बहुत सारी चीजें, आपस में तालमेल बनाते हुए एक दूसरे के साथ कैसे रहे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसा मुझे लगी थी कि जो शायद बाहर के समाज को सीखने की जरूरत है, आदिवासी समाज से। तो मुझे ऐसा अट्रैक्शन था कि शायद ऐसे एरियाज में जाके मैं काम करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा एक समझ मेरी भी बनेगी और उससे फिर कुछ अच्छा काम निकल के आ सकता है ऐसा। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप, ऐसा भारत सरकार ने तब ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया था कि हम लोग ढूंढ रहे फेलोज को। तो फिर मैं 2012 में उसको अप्लाई किया और फिर मेरा दंतेवाड़ा में पोस्टिंग हुआ ऐसा। तो वहां से आप दंतेवाड़ा आए, देन भूमगादी की शुरुआत हुई। फिर भूमगादी की भूमगादी एक्चुअल में करती क्या है, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? हाँ, तो भूमगादी एक किसानों का संगठन है। ओके। आजकल एफपीओ बहुत नाम चलता है एफपीओ का, राइट। तो भूमगादी एक तरह का एफपीओ है। और 2012 में जब मैं आया था तो फिर हमारा काम तब शुरू हुआ, तो अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुआ। मुझे शुरुआत में ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको जिला प्रशासन के साथ काम करना है, आपको कलेक्टर जो है उनको रिपोर्ट करना है और लोगों की क्या क्या समस्याएं है और सरकारी योजनाएं क्या है, स्कीम्स क्या है, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के। ऐसा कुछ नहीं था खेती के रिलेटेड ही, ऐसा नहीं था। आप जो फील्ड में कलेक्टर की भी प्रायोरिटी है, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो कुपोषण पे भी काम किया, शिक्षा में भी थोड़ा काम किया, वाटरशेड मैनेजमेंट पे काम किया, फिर खेती में भी काम किया। और फिर ऐसा होता गया कि यहाँ पे खेती में बहुत सारा काम करने की जरूरत तो है ही, और एक प्रमुख लाइवलीहुड का साधन है, आजीविका का साधन है खेती। फिर उसमें काम शुरू हुआ और पहले से ही मुझे ऐसा लगता था, है ना, कि खेती करनी है या कोई भी हमें हमारा आजीविका का को ठीक करना है तो उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, क्योंकि तभी उसको लंबा समय तक हम लोग कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो हम लोगों ने पूरा नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, वो ज्यादा दिन थोड़ी टिकेगा। सही बात है ना। तो वो टिकेगा ही नहीं। तो इसलिए खेती भी अगर अपने को करनी है तो ऐसी करनी चाहिए कि जिससे मिट्टी का, पर्यावरण का नुकसान ना हो, है ना। तो फिर इसलिए 2013 के आसपास जो दंतेवाड़ा में खेती में काम शुरू, और तब देवसेनापति क्या सर कलेक्टर थे, ना। तो उनका भी बहुत इंटरेस्ट था खेती में, उनका बहुत दिलचस्पी था। वो खुद भी एक किसान परिवार से थे और इंजीनियर भी थे वो, है ना। तो उनका भी खेती में इंटरेस्ट था और वो भी बहुत सेंसिटिव थे इन चीजों के मामलों में। तो उनको भी ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सही तरीका है आने वाले समय में जाने के लिए, है ना। दूसरे राज्यों के किसान तो परेशान हो ही रहे हैं, हमारे यहाँ के किसानों को हम लोग अगर पहले से ही जैविक खेती में हम लोग सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा सही दिशा में जाएंगे ऐसा। तो इसलिए 2013 के आसपास जैविक खेती में काम शुरू हुआ और फिर उसी से एक किसानों का संगठन बना, है ना। तो जो जिला के ऐसे प्रमुख किसान थे, हम लोग हर महीना, ठीक है, ये 2014-15 की बात है, तो हर महीना दंतेवाड़ा में एक साथ बैठते थे, है ना। मतलब पूरे जिला से मान लो 70-80 किसान, है ना, किसान समूह के अध्यक्ष या प्रमुख किसान गांव के, ऐसे हम लोग साथ में, है ना, हर महीना दंतेवाड़ा में बैठते थे और प्लानिंग करते थे कि काम आगे कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ पे काम की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में काम होना चाहिए, कैसे करेंगे, या अगर हमारा संगठन है तो उसका कैसे उसका रचना हो, कैसे उसमें काम करेंगे ऐसा। तो उसमें ही फिर भूमगादी की संकल्पना बनी। ठीक है, ये है भूमगादी के आने की हाँ, स्टोरी। ये है भूमगादी के आने की स्टोरी। और नाम भी भूमगादी का सभी किसानों ने मिलके सोचा, है ना। तो भूमगादी त्योहार है यहाँ का दंतेवाड़ा का, या इस क्षेत्र का, बस्तर में भी लोग मनाते हैं, या अपने यहाँ पे उसको गादी त्योहार बोलते हैं या गादी पंडुम बोलते हैं, है ना। तो जनवरी फरवरी के आसपास अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में उसको मनाया जाता है। तो किसानों ने ये सोचा कि वो त्योहार में हम लोग, सब धान का कटाई होता है, कुसरा का मिंडाई होता है ना। तो उसके बाद सब अनाज को उस त्योहार में इकट्ठा लाया जाता है ना। हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज को इकट्ठा लाएंगे ऐसा। तो ये वो त्योहार है
और फिर उसकी पूजा करते हैं, जो भी देवता होती है उसको अर्पण किया जाता है वगैरह। तो फिर किसानों ने सोचा कि भूमगादी हमारा जो संगठन है उसका नाम भी हम लोग भूमगादी रखें। उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है ये वर्ड, ये स्पेशल है और ये उनके लिए ही बन रही है। मिलके बना रहे हैं, है ना। और इसमें भी हम लोग ये सोचे, तो भूमगादी का एक उद्देश्य ये था कि किसानों के जो उत्पाद है उसको हम लोग कैसे एक सही बाजार प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, या सही पहचान कैसे अपन दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। तो उसमें भी किसानों के उत्पाद को हम एकत्रित करेंगे, एक साथ लाएंगे, ऐसा एक विचार था। और उस भूमगादी के त्योहार में भी उसी तरह से होता है। तो इसलिए फिर जो हमारे प्रमुख किसान थे, है ना, एक कुछ कुछ प्रमुख किसान थे, जैसे एक रतिराम यादव जी थे कार्ली के, बहुत अच्छे और पुराने किसान थे, बहुत जानकार किसान थे। तो ऐसे कुछ कुछ किसानों ने ये नाम सुझाव दिया कि हम हमारे संगठन का नाम भूमगादी रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 2016 में भूमगादी फिर बना और फिर भूमगादी से काम शुरू हुआ। जैसे आपने बताया भूमगादी किसानों के साथ मिलके काम करते हैं और किसानों के लिए ही यहाँ के बनी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ 2013-14 से पहले क्या यहाँ पे किसान फर्टिलाइजर का यूज करते थे? अभी तो मैंने सुना है कि दंतेवाड़ा में फर्टिलाइजर एक तरह से बैन है, ये कितना सही है? पहले तो ये बताइए मुझे, फर्टिलाइजर दंतेवाड़ा में कितना बैन है? देखो 2013-14 से पहले थोड़ा बहुत मात्रा में किसान करते थे उपयोग फर्टिलाइजर्स का, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ कुछ स्कीम्स में तो आता ही है सपोर्ट फर्टिलाइजर का। और हाँ, ये बात थी कि अगर हम लोग तुलना करेंगे, है ना, तो जैसे धमतरी की तुलना करेंगे या कांकेर क्षेत्र की तुलना करेंगे, तो उस क्षेत्र में तब जितना फर्टिलाइजर का उपयोग होता था उतना दंतेवाड़ा में नहीं होता था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1/10, है ना। तो जैसे कि 135 किलो प्रति हेक्टर, मतलब एक एवरेज आंकड़ा रहता है, तो 135 या 130 किलो पर हेक्टर के आसपास छत्तीसगढ़ का एवरेज था, है ना तब। उसकी तुलना में दंतेवाड़ा में होता था 10-15 किलो प्रति हेक्टर इस्तेमाल, है ना। और वो भी ऐसा नहीं कि हर किसान डाल रहे हैं, है ना, कुछ किसान डालते थे, है ना। और वो भी इसलिए डालना शुरू किए थे क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स में उसको प्रमोट किया जा रहा था, और फिर थोड़ा किसानों से पहचान हो गया, उनको पता चलने लगा, और फिर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू किए। लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको लगता था कि नहीं, अगर हम लोग इसको डालेंगे तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे किसान तब ये अनुभव बताते भी थे कि हम लोगों ने डालना शुरू किया और फिर हमारी मिट्टी जो है वो बहुत कड़ी बन गई, फिर उसको जुताई करने में दिक्कत होने लगी, ऐसा अलग अलग समस्याएं वो बताते थे। तो तब भी कम इस्तेमाल होता था। और फिर जो काम शुरू हुआ, फिर किसान जैविक खेती के साथ जुड़ते गए, तो फिर किसानों ने ये मांग किया कि आप मान लीजिए कि एक साइड पे प्रशासन जैविक खेती को प्रमोट करेगा और दूसरे साइड से फर्टिलाइजर को वितरण करेगा या प्रमोट करेगा, तो ये तो दो बातें हो गई, है ना। और फिर जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनका क्या होता है कि अगर एक खेत है, आजू बाजू के किसी किसान ने उपयोग किया, तो पानी के माध्यम से वो सब खाद जो किसान नहीं कर रहा है उसके खेत में भी आ जाएगा। या अगर पेस्टिसाइड स्प्रे किया तो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो जैविक खेती कर रहा है उसके भी खेत में आएगा। तो इसलिए फिर किसानों ने मांग किया कि आप मतलब एक निर्णय लीजिए कि हमें जैविक खेती को ही अगर प्रमोट करना है तो फिर आप रासायनिक खाद, दवा, पेस्टिसाइड, इस सब को आप प्रमोट करना बंद कीजिए या उसको बांटना बंद कीजिए। ऐसा किसानों ने मांग किया था 2015 के आसपास से। तो ये बात बिल्कुल सच है कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का केवल एकमात्र ऐसा जिला है ना, कि जहाँ पे पूरे जिला में कोई भी सरकारी विभाग जो है वो फर्टिलाइजर को या पेस्टिसाइड्स को प्रमोट नहीं करता, या प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करता है, या सब्सिडी पे भी नहीं देता है ना। और जो प्राइवेट दुकान है उनको भी फिर, क्योंकि किसानों ने ये मांग किया था 2018 के आसपास, ये मांग किया था कि आप प्राइवेट दुकानों को भी मत अलाउ कीजिए, है ना। तो प्राइवेट दुकानों में भी अलाउड नहीं है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर को बेचना, ऐसा। और ये एक तरह से क्या है कि आवश्यक है ना, क्योंकि एक प्रमोट करेंगे
तो फिर इस्तेमाल करना शुरू होगा, और फिर उसके जो परिणाम है वो तुरंत दिखेंगे ऐसा नहीं है। तो कुछ परिणाम तुरंत दिखेंगे, कुछ परिणाम लॉन्ग टर्म दिखेंगे। जैसे अभी हम लोग देखेंगे पंजाब में कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। मैं भी आपको इस टॉपिक पे बात करने वाला था। वहां पे लोकल आप अनाज खा रहे हैं, कुछ भी एकदम लोकल ऑर्गेनिक के नाम पे भी, उस पे भी आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। पंजाब की बात है, तमिलनाडु की बात है, या महाराष्ट्र में बीच में ऐसा 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक साथ काफी किसान जो है वो एडमिट हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं एडमिट? क्योंकि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं और उसका पूरा हवा के माध्यम से पूरा पेस्टिसाइड का अंश उनके शरीर में जा रहा है, और फिर वो बीमार पड़ रहे हैं। काइंड ऑफ स्मोकिंग टाइप का सीन हो गया है, स्मोकिंग जैसा। हाँ, बिल्कुल। स्मोक करने वाले को कम डैमेज होता है काइंड ऑफ, लेकिन डैमेज होता है, लेकिन उसके आजू बाजू जो लोग हैं उनको ज्यादा डैमेज। बिल्कुल। और देखो ना कि किसान जो है, खाने वाला व्यक्ति जो है, जो मान लो सब्जी है, फल है, वो खाएगा, या अनाज है, पकाएगा आदमी, उसको धोएगा उसके पहले। तो जो आम ग्राहक है उसको भी असर हो ही रहा है ना? कैंसर का प्रमाण या किडनी की बीमारियां सब जगह पे बढ़ रही है। तो आम ग्राहक को तो उसका परिणाम हो ही रहा है, लेकिन किसान जो है, वो किसान तो सबसे पहले उसके संपर्क में आता है। जब स्प्रे कर रहा है तो वो हवा से या उसके स्किन के ऊपर उसके अंश गिरेंगे, उसके खून में जाएंगे, उसके नाक से अंदर जाएगा। तो किसान सबसे बड़ा मतलब सफर करने वाला है इस चीज में, है ना? तो इसीलिए पंजाब, तमिलनाडु, यवतमाल का मैंने उदाहरण दिया। या अभी आजकल जो मैं सुन रहा हूँ, जैसे मैं भी कुछ कुछ बैठकों में जाता हूँ तो दूसरी जगह के किसान भी आते हैं। तो धमतरी, रायपुर के आसपास वाले एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स का यूज होता है, उस एरियाज में कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं गांव में, है ना? तो ये बहुत खतरनाक चीज है ना? और ये तुरंत नहीं दिखेगा, तुरंत दिखेगा नहीं। सही बात है। तो इसलिए ये एक इस तरह का जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो है दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है कि जहाँ पे इन चीजों का उपयोग जो है वो अभी फिलहाल नहीं। किसान यहाँ के जो है, जैसे आपकी कंपनी है, आप लगभग अभी कितने प्रोडक्ट्स अभी कर रहे हैं यहाँ पर? मतलब हाँ, तो एक उद्देश्य भूमगति का ये भी है। तो भूमगति के हम लोग 4 उद्देश्य मानते हैं, ठीक है? सबसे प्रमुख उद्देश्य 4 कि एक तो हम लोग अन्न सुरक्षा को कैसे पा सकते हैं। ओके। तो ये तो बात सही है कि जैविक खेती होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उत्पादन भी पर्याप्त करना है ना? और वो हो सकता है, मतलब देश भर के कई ऐसे अनुभव है ना, कि बहुत बार लोगों के मन में डाउट आता है कि वाकई में जैविक खेती से उत्पादन होगा कि नहीं होगा, या लोग जब जैविक खेती की बात करते हैं तो तुरंत पहले यही बोलते हैं कि रासायनिक खेती इतना तो उत्पादन नहीं होगा, है ना? ऐसे ही सबको लगता है, लेकिन ये धारणा सही नहीं है ना? ये इस धारणा को अपने को, ये मन में हम लोगों ने, वो धारणा हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई है कि सबको ऐसे ही लगता है कि जैविक खेती से पर्याप्त उत्पादन नहीं होगा। लेकिन देश भर में ऐसे बहुत अनुभव है, बहुत लोगों ने ये दिखाया है कि अगर सही तरीके से, सही टेक्निक से अगर हम लोग खेती करेंगे तो जैविक खेती में भी रासायनिक खेती इतना ही उत्पादन कम खर्चे में हो सकता है ना? तो ऐसा हम कैसे करना सीखें ताकि हमारी आहार की, अन्न की, पोषण की जरूरत पूरी हो सकती है। तो ये पहले 2 उद्देश्य है भूमगति के, कि अन्न सुरक्षा और पोषण सुरक्षा। तो ये 2 चीजें हो गई। तो फिर तीसरा क्या? कि आर्थिक सुरक्षा, मतलब आमदनी कैसे सही मिल सकती है खेती से, है ना? और उसके लिए हमें सही बाजार लिंकेज कैसे मिल सकता है। ओके। तो अन्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सही बाजार, ऐसे 4 प्रमुख उद्देश्य भूमगति के। तो आर्थिक सुरक्षा और सही बाजार, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मार्केट में जाना पड़ेगा, अपने जो किसानों की उत्पाद है उनको एक सही पहचान बनानी पड़ेगी। तो ये कोशिश भूमगति करता है कि हमारे यहाँ के जो चावल है ना, तो ज्यादा बाहर के लोगों को पता ही नहीं है ना? जैसे शहर में जाओगे तो सुगंध वाला चावल मतलब लोगों को पता है बासमती, है ना? उसके अलावा ज्यादा नाम पता ही नहीं होते, है ना? या अगर हर रोज के खाने वाला चावल है तो लोग कोलम जानते हैं या सोना मसूरी जानते हैं, हो गया। उसके अलावा कुछ भी नहीं।
या दुकान में जाएंगे तो उनको वैरायटी का नाम भी नहीं पता होता है ना, बस बस चावल देखते हैं, ऐसा हाथ में देखेंगे पतला दिख रहा है, पतला दिख रहा है ले लेते हैं। ले लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमारे हाँ। यहाँ पे ही दंतेवाड़ा में ही इतनी वैरायटीज है, और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज है धान की, चावल की, और उनमें इतने अच्छे गुण है, न्यूट्रिशन है, स्वाद है, खुशबू है। तो ये सब चीजों की पहचान कैसे होगी बाहर, है ना। इनफैक्ट दंतेवाड़ा में भी पहचान हो, दंतेवाड़ा का जो ग्राहक है वो भी जानना जरूरी है कि ये सब हमारी अलग अलग दंतेवाड़ा के जो उत्पाद है उसकी क्या वैल्यू है। तो भूमगादी ये कोशिश करता है कि चावल की अलग अलग किस्में, रेड राइस या ब्राउन राइस, जो आजकल शुगर और डायबिटीज के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। या हम लोग भूल रहे हैं कोदो कुटकी, है ना, हमारा जो अभी केवल ऐसा लोग सोचते हैं कि जो जिनको शुगर हो गई है उन्हीं लोगों को कोदो खाना, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, सबको खाना चाहिए, सबके आहार में ये चीजें आनी चाहिए। तो इसका क्या महत्व है। या हमारी देसी दालें, जैसे कुल्थी की दाल, हाँ, तो ऐसे अलग अलग जो उत्पाद है उन उत्पादों को एक सही पहचान बनाना, एक सही आइडेंटिटी बनाना, एक सही प्लेटफॉर्म देना, ये प्रयास भूमगादी करता है। अभी लगभग हमारे पास मतलब भूमगादी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स? लगभग 30 के आसपास होंगे। ओके, इसमें राइस लगभग कितने होंगे? राइस 8-9 प्रकार के राइस की वैरायटीज हैं। ओके। फिर उनसे बना पोहा है, ओके, है ना, मिलेट्स हैं, मिलेट्स के 2-3 प्रकार हैं, है ना, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, है ना, ज्वार, तो इस तरह की चीजें हैं। फिर दालें हैं अलग अलग, उड़द की दाल, मूंग की दाल, तो ये सब चीजें किसान ना लगाना धीरे धीरे कम किए हैं दंतेवाड़ा में, है ना। और क्योंकि सही मार्केट लिंकेज भी ना होना, और अपने खुद के आहार में भी उसको जोड़ना जरूरी है, इसकी समझ भी थोड़ी कम होती जा रही है ना। तो उसको हम लोग प्रमोट करें कि दालें लगाएं किसान, और सही मार्केट मिलेगा तो किसान और दालें लगाएं। तो अलग अलग प्रकार की दालें, हल्दी, यहाँ पे जो एक भिंडा टोपा बोलते हैं, है ना, या उसको हिंदी में अंबाड़ी बोलते हैं, या साउथ में घुंगुरा बोलते हैं। तो उसके जो फूल होते हैं, खट्टा भाजी, हाँ, खट्टा भाजी, करेक्ट, खट्टा भाजी, तो उसके जो पंखुड़िया होती है, उसका पाउडर, तो ऐसी अलग अलग चीजें भूमगादी कोशिश करता है मार्केट करने की। यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने बहुत लोगों को पूछा, वो खट्टा भाजी का सब्जी बनाया, मैक्सिमम वो खट्टा भाजी का सब्जी बनाया बोलते हैं। और उसका जो फूल होता है रेड कलर का, उसका भी बहुत डिमांड है, और लिटरली वो बहुत मस्त लगता है, एक नंबर। और उस पेड़ का ना हर चीज काम में आता है। ओके, पत्ते भी काम में आते हैं, उसके बीज में भी प्रोटीन काफी है, उसमें तेल ज्यादा है, उसका जो पंखुड़िया है उसका आप शरबत बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, और उसका जो तना है उससे धागा बन सकता है। और वो इतना स्टर्डी और मजबूत पौधा है कि आसानी से कहीं पे भी उग सकता है। नहीं, मेरे घर पे लगा हुआ है, जो हमारे घर है वहां पे मतलब बहुत ज्यादा लगा हुआ है वो, और वो जल्दी बड़ा भी हो जाता है। और उसका सब्जी मतलब उसका पत्ता लो, कोई भी दाल बना रहे हो थोड़ा सा डाल दो, एक नंबर टेस्ट आता है। हमारे घर में बहुत मतलब पसंद करते हैं मम्मी पापा इस चीज को। तो यही सब जो हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, है ना, इनको अगर हम लोग नहीं पहचान देंगे, क्योंकि ये नहीं पहचान देने से एक मांग बढ़ेगी, मार्केट लिंकेज होगा बेहतर, मार्केट लिंकेज बेहतर होगा तो यहाँ के किसानों को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, वो ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो अपने हार में भी लाएंगे, तो पोषण के लिए भी बेहतर होगा। जैसे दालें, मांग कम है इसीलिए कम उगा रहे, कम उगा रहे तो फिर आहार में भी कम जा रहा है। सही। तो ये चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि इन सब ट्रेडिशनल यहाँ की जो लोकल चीजें हैं, अनाज है, उनको हम लोग सही आइडेंटिटी कैसे दे सकते हैं और बाजार कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी दंतेवाड़ा में हम कहाँ पर है, मतलब अभी आपका जो मार्केट है वो कहाँ पर है? मार्केट देखो, मार्केट काफी जगह मतलब देश भर में सामान जाता है दंतेवाड़ा से। ओके। 14-15 राज्यों में जाता है, और एक लगभग 30-35 शहरों में जाता है। ओके। और छत्तीसगढ़ में भी जाता है, छत्तीसगढ़ के आजू बाजू के राज्य, मतलब बंगाल में जाता है, तेलंगाना में जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है। ये बल्क में जाता है या फिर कोई सिंगल पर्सन भी अपने लिए मंगा सकता है? दोनों तरह से। सिंगल पर्सन को अगर आपसे कांटेक्ट करना है, लेना है, तो वो किस थ्रू आपको कांटेक्ट करेगा?
तो देखो, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली अभी ये शुरू कर रहे हैं, क्योंकि Okay. दंतेवाड़ा में अब तक लॉजिस्टिक की सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं थी, तो ज्यादा सामान भेजना है तो हो सकता था, लेकिन अगर व्यक्तिगत इंडिविजुअल ऑर्डर भेजनी है तो अब तक चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही थी दंतेवाड़ा में, तो अभी वो हो गई है। तो अभी हम लोग जैसे ओएनडीसी पे एमपैनल हुए हैं, Okay. या इंडिया मार्ट पे एमपैनल हुए हैं, या इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप पे भी आजकल थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस हाँ, WhatsApp चल business, सकता है okay. ना, कि जिसमें आप कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उसको सिलेक्ट उसको करके select ऑर्डर दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी हम लोग ऑर्डर दे सकते दे सकते हैं, हैं, है ना। हम लोग एक प्लेटफॉर्म है, एक दो और प्लेटफॉर्म से उस पर भी हम लोग एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सभी तरह से जाता है सामान, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स भी लेते हैं, रिटेलर्स भी लेते हैं, और बल्क बायर्स भी लेते हैं, तो सभी तरह से लोग लेते हैं भूमगादी के उत्पाद। और एक ब्रांड है भूमगादी का, आदिम। ओके, हाँ, आदिम तो ब्रांड के अंतर्गत भी भूमगादी के अलग अलग प्रोडक्ट्स ओके, देश भर में जाते हैं। मैंने यहाँ लोकल मार्केट्स में आदिम के बहुत सारे पोस्टर देखे थे, मैं एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया था कि आदिम अब कहाँ से आ गया करके। तो आदिम भूमगादी उस ब्रांड, भूमगादी का वो ब्रांड है, और आदिम मतलब ऐसी चीज ना कि जो सबसे आदि काल से है, या सबसे पुरानी है, या सबसे ओरिजिनल है ना। ओके, और यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, उन्हीं की परंपरा से, उन्हीं की संस्कृति से, उन्हीं की खेती की पद्धतियों से ये सब चीजें उत्पाद निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए आदिम का जो अनावरण है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2014 में आदिम का अनावरण किया था। और फिर एक किसानों का, दंतेवाड़ा के किसानों का ब्रांड है आदिम। एक और चीज मुझे पूछना था, ये सॉरी मैं भूल गया था, मुझे अभी याद आया। दंतेवाड़ा में जो किसान है, क्या वो टेक्नोलॉजी को अपने खेती में भी इन्वॉल्व कर चुके हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, या अभी प्रोसेस में? कैसा है यहाँ की खेती का प्रोसेस, क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, तो टेक्नोलॉजी, एक तो हमें ये सोचना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट होनी चाहिए, क्योंकि खेती में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी है ना। अगर हम लोग देखेंगे पंजाब में तो आपको कंबाइन हार्वेस्टर दिखेगा, आजकल धमतरी में भी है ना, धमतरी में भी है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स दिखेंगे, है ना। ड्रोन्स अभी आजकल फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, मतलब कुछ चीजों को देखने के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स आ रहे हैं, प्रिसीजन फार्मिंग आ रही है, हाइड्रोपोनिक्स आ रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें ये भी सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ की क्षेत्र की जरूरतें क्या है, यहाँ की नीड क्या है, यहाँ की जरूरत क्या है, नीड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या है ना। और फिर उन जरूरतों को देखते हुए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है ना को कैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है। तो हर टेक्नोलॉजी शायद हो सकता है एडॉप्टेबल ना हो, या हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जो रादर देन चीजें बेहतर करे, वो चीजें ज्यादा डिसरप्ट भी कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे उदाहरण में दूं तो हार्वेस्टर का डिजाइन इस तरह का है कि जिसकी वजह से, ये दूसरे जगह का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, कि हार्वेस्टर का डिजाइन इस तरह से है कि वो एकदम नीचे से क्रॉप को काट नहीं पाता है, तो क्रॉप रेसिड्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और तुरंत किसानों को फसल लगानी होती है, जिसकी वजह से फिर वो जला देते हैं। अब ये क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेशन है, और जिसकी वजह से नई एक समस्या बन गई है ना। तो ये बहुत देखने की आवश्यकता है। दंतेवाड़ा में भी काफी संभावनाएं हैं, है ना, और किसान एडॉप्ट करना भी शुरू किए हैं, धीरे धीरे एडॉप्ट करना भी शुरू किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो पहले किसान जो है वो बुनाई कर देते थे, ब्रॉडकास्टिंग करते थे। अब जो किसान है वो कोशिश कर रहे हैं कि नई खेती की पद्धतियों को कैसे हम लोग अपने, नई धान लगाने की तकनीक है ना। तो एक श्री विधि करके खेती का एक पद्धति है ना, कि जिसमें आप थोड़ा अलग तरह से धान को लगाते हैं। 10 इंच की दूरी पे, है ना, एक एक पौधे को आपको रोपा लगाना होता है। पानी को कम रखना होता है एकदम, है ना। आमतौर पे एकदम इतना पानी भरा हुआ होता है, उससे क्या होता है कि धान का पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो इसमें कम पानी रखना है। एक टूल होता है, उसको वीडर बोलते हैं। तो वीडर आपको चलाना है, नीचे झुक के निंदाई नहीं करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होता है कि वीड मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हो। फिर अभी एक और नया टूल है कि जो बैटरी से ऑपरेट
होके चलता है या पेट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं आप उस वीडर को, तो अपने काम को आप ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी नई टेक्नोलॉजी को किसान अपना रहे हैं, है ना। या ड्रिप हो गया, या सब्जी लगाने की बेहतर तकनीक, है ना, कि आप सही तरीके से सब्जी कैसे लगा सकते हैं, पेंडोल बना के, मचान बना के कैसे खेती को कर सकते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम मशीन ही हो, है ना, या फैंसी ही चीजें एकदम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इंक्रीमेंटल, है ना, एडॉप्शन, इंक्रीमेंटल एडॉप्शन, तो ये छोटी छोटी चीजों से भी बहुत असर पड़ सकता है। तो इन चीजों को किसान अपना रहे हैं, और आने वाला दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, और उसको भी किसान एडॉप्ट करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को कैसे हम मदद कर सकते हैं किसानों को एडॉप्ट करने में। बहुत जरूरी भी है ये सब चीजें। मतलब जैसे आपने बताया 2013-14 से पहले यहाँ कुछ भी चल रहा था, बट अब धीरे धीरे सिस्टमैटिक होते जा रही हैं चीजें। और आपको कब तक लगता है कि हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं क्या? हाँ, नहीं, लेकिन उसके पहले देखो एक और भी चीज है ना, कि मैं उल्टा कहूंगा, ठीक है, 2014-15 से पहले कुछ भी चल रहा था ऐसा नहीं है। तो बहुत बार ना ये हम लोग हमेशा सोच रखते हैं कि यहाँ के किसान या इन जनरल कहीं के भी किसान हो ना, उनमें एक सूझबूझ होती है, एक समझ होती है, या वहाँ के समुदाय में, गांव में, कम्युनिटी में खेती के बारे में, जंगल के बारे में, अपनी जमीन के बारे में एक समझ होती है ना। वो जो परंपरागत ज्ञान है उसको समझना बहुत जरूरी है, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अक्यूमुलेट हुआ है। वो मान लो कहीं भी कोई भी प्रयोगशाला में है ना, हम लोगों ने संशोधन किया, एक सही तरीके से किया, तो हमारी कुछ समझ बनेगी, वो तो सही बात है, वो तो जरूरी है, वो वैल्यूएबल भी है। पर उसके साथ साथ ये जो पारंपरिक ज्ञान है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, सो इट हैज अ हिस्ट्री, है ना। एम्पेरिकल करते 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 वो एक एम्पेरिकल नॉलेज एक्यूमुलेट हुआ है, और उसको सैकड़ों सालों की बैकग्राउंड है, सैकड़ों सालों का परंपरा है। तो वो नॉलेज भी उतना ही वैल्यूएबल है कंपेयर टू कोई प्रयोगशाला से रिसर्च होके निकल के आ रहा हो, है ना। दोनों की तुलना करना जरूरी है। ये जो परंपरागत ज्ञान है उसको वैलिडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि उसमें से 100% चीजें जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों पे खरी उतरेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खरी उतरेगी भी, है ना। खास तौर पे पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, खेती के संबंधित ज्ञान, जंगल जमीन से संबंधित ज्ञान, खेती के तौर तरीके, ऐसा। तो इसलिए जब किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं तो हमारा अप्रोच ये रहता है कि दोनों चीजों का हम मिलाप कैसे कर सकते हैं, है ना। बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज मैं सीखा था, जो मैंने बताया था ना कि आई एम अहमदाबाद के जो प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर, उनके साथ में 2 महीना इंटर्नशिप किया था, तो उनसे ये चीज मैं सीखा था कि ये दोनों का महत्व को हमको कैसे समझना है ना। तो इसलिए 14-15 से पहले भी बहुत सारी अच्छी चीजें थी, शायद वो अप्रिशिएट नहीं हो रही थी, है ना, शायद वो हमें रियलाइज नहीं हो रहा था कि बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं जिनको हमको उजागर करना है, और केमिकल्स का यूज करना शुरू किए हैं, उसको थोड़ा सा दूर करते हुए हम लोग नए जैविक तौर तरीके और खेती का पारंपरिक ज्ञान, दोनों को हम कैसे एक साथ ला सकते हैं, और उसमें से तीसरा कुछ कैसे निकल सकता है। तो ऐसा नहीं, मैंने गलत बोल दिया थे क्योंकि मुझे अभी रिकॉल हुआ कि यहाँ अमूस का त्योहार मनाया जाता है, जो साइंटिफिकली बहुत सही चीज है, क्योंकि हम उसमें वो जो चीजें यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं कीटनाशक का काम करती है। हम ऑर्गेनिक तरीके से कीटनाशक कर रहे हैं, बिना कुछ छिड़के खेत में, बिना कुछ डाले, बस एक खूंटा डालना होता है हमको। बिल्कुल। या जैसे यहाँ पे कीड़ा लगने से सल्फी के पत्तों को ऐसे खेत में से चलाते हैं, है ना, तो एक साइंटिफिक तरीका है। या कीड़ा लगने से जंगल से मकड़ी के जाले लेके आते हैं, और उनको खेत में गाड़ा, ये पारंपरिक पद्धति है, और उनको खेत में गाड़ा लग जाता है, और फिर पूरी मकड़ी उसमें एक जो घोंसला रहता है, एक जाला रहता है, उसमें 100-200 मकड़ियां रहती है,
ओके। और उनको आप खेत में गाड़ दो, वो पूरी मकड़िया खेत में फैल जाएगी और कीड़ों का नियंत्रण करेगी। अब ये पारंपरिक ज्ञान है, लेकिन वैज्ञानिक लोग आजकल इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम दूसरे जो मित्र कीट है हाँ। उनको कैसे अपने खेतों में ला सकते हैं और उनको खेतों में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सेम ही चीज होगी, सेम चीज, लेकिन ये पारंपरिक ज्ञान ये है, उनको पहले से पता थी। उनको पहले से ही पता है। या जंगल में ऐसे बहुत सारे पत्ते होते हैं जिनका किसान उपयोग करते हैं कीट नियंत्रण में। या महुआ दारू बनाने के बाद महुआ का नीचे में जो गाद बच्चा है उसको महुआ सीटी बोलते हैं यहाँ पे। महुआ सीटी का उपयोग कीट नियंत्रण में किया जाता है या बीमारी का नियंत्रण में किया जाता है। तो ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज है। इस सब को हमको, या कौन सा बीज कब लगाना है, कौन सी वैरायटी कहाँ पे लगानी है ना, जमीन को देखते हुए, बारिश को देखते हुए, पानी को देखते हुए, तो ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत जरूरी नॉलेज है। आपने दंतेवाड़ा को विजिट किया है, दंतेवाड़ा में आपके हिसाब से कैसी, यहाँ की मिट्टी कैसी है? आपने जितना अब तक रिसर्च किया है उसके कंपैरिजन में कुछ बताएंगे इसके बारे में, मिट्टी के बारे में? यहाँ की मिट्टी देखो, यहाँ की मिट्टी जो है ना वो सैंडी लोम बोलते हैं, है ना, मतलब थोड़ी सी रेतीली टाइप, थोड़ी सी हल्की पीली टाइप मिट्टी है यहाँ पे, है ना। तो पानी पकड़ के रखने की क्षमता थोड़ी कम है ना। तो ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अच्छा है, कुछ क्षेत्रों में अच्छा है कार्बन, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा कम है, नाइट्रोजन की कमी है। तो हर मिट्टी का एक अपना नेचर रहता है ना, हर एक रूप रहता है कि ये रहता है, और उसके हिसाब से ही फिर फसलें भी। तो सब्जी की खेती यहाँ पे अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पकड़ के रखने वाला जमीन होने से क्या है, सब्जियाँ थोड़ा दिक्कत होता है, तो सब्जी की खेती यहाँ पे अच्छी हो सकती है। और हम लोग तो यही बताते हैं कि अगर मिट्टी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस, है ना, या ऑर्गेनिक कार्बन, उसको जितना हम ज्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे उतनी मिट्टी अच्छी बनती जाएगी, है ना। उसमें फिर अपने आप बाकी सब जो पोषक तत्व है उनका संतुलन बनने लगेगा, क्योंकि उसका एक माइक्रोबियल एनवायरनमेंट बोलते हैं मिट्टी का, वो अच्छा बनता जाएगा, है ना। जैसे ऑर्गेनिक ज्यादा मिट्टी में डलेगा। तो हम किसानों को यही बोलते हैं कि हरी खाद का उपयोग करना है, या जो भी कचरा है उसको जलाना नहीं है, उसको अपने खेत में फिर से सम्मिलित करना है। क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, पैरा बोलते हैं, धान का पैरा, है ना। ये हो या पत्ते हो गए, पेड़ के नीचे का जो पत्ते हो गए उन सबको खेत में मिक्स, फलों के छिलके हो गए, ये सब चीजें, कुछ भी जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो सड़ सकता है उसको खेत में अपने को इनकॉर्पोरेट करना है। बहुत जरूरी भी ये चीज। हाँ एकदम। और मतलब जैसे आज के समय में, है ना, हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वातावरण में बदलाव हो रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति में जितना हम ऑर्गेनिक कार्बन को मिट्टी में ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब क्या होगा कि हवा का कार्बन मिट्टी में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जितना ये ज्यादा होगा उतना क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा है ना, और खेती के लिए भी अच्छा है। और मतलब ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड आज के तारीख में खेती में पोषक तत्व है ना। किसान दूसरे क्षेत्र में किसान यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, सुपर फॉस्फेट डालेंगे, तो एनपीके इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं, है ना। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख रहे हैं, जिंक का ध्यान रख रहे हैं, बोरान का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन का क्या ना, वो सबसे मूलभूत आधार है, उसको अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो फिर खेती ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी ही नहीं। तो अभी आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं भूमगादी से रिलेटेड, ये जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी मार्केटिंग का? तो 2-3 एस्पेक्ट्स है इसमें, है ना, जो हमारे 2-3 अंग बोल सकते हैं फ्यूचर प्लान के, है ना। तो एक तो ये बात सही है कि भूमगादी भूमगादी के उत्पाद देखेंगे, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरियाज तक रीच कैसे हम लोग भूमगादी की बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ज्यादा राज्यों में कैसे पहुंच सकते हैं, ज्यादा शहरों में कैसे पहुंच सकते हैं, या दंतेवाड़ा के अंदर भी और बहुत पोटेंशियल है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं इन उत्पादों को। कोदो कुटकी की एक अच्छी और पहचान कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ज्यादातर कोदो कुटकी दंतेवाड़ा से अभी रॉ फॉर्म में ही बाहर निकल जाता है, है ना। तो लेकिन उसका वैल्यू एडिशन यहाँ पे कैसे हो, और फिर वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है
वो हम स्थानीय तौर पे भी कैसे कंज्यूम करें और बाहर भी कैसे जाए। तो कोदो कुट की सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन सो बाहर निकल जा रहा है ना, तो फिर यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य का क्या फायदा हो रहा है। सही बात है। तो लोकल लेवल पे कैसे हम लोग उसको कंजम्पशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो एक तो जो उत्पाद है हमारे किसानों के उत्पाद है उसको लेकर फ्यूचर प्लान से भूमगादी का जो ब्रांड है आदिम, उसका एक नया लोगो हम लोगों ने डिजाइन किया है। ओके। और उसका एक नया पैकेजिंग को भी डिजाइन कर रहे हैं ओके। कि उसमें एक यहाँ की संस्कृति कैसे रिफ्लेक्ट हो। ओके। है ना। तो आने वाला समय में हम लोग उसका, और अभी रिसेंटली हम लोग को जो नए से रीडिजाइन किया हुआ जो लोगो है उसको 2-3 दिन पहले ही ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है। ओके। जीआई टैगिंग है ना। तो 2 वैरायटीज दंतेवाड़ा की 2 वैरायटीज है, लोकटी माची और एक चिकमा करके मिलेट है। तो उसका जीआई टैगिंग के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ओके। तो और ये जो नया रीडिजाइंड ब्रांड है उसको भी हम लोग नया पैकेजिंग के साथ लॉन्च आने वाला समय में करने वाले हैं। तो ये सब प्रयास ये है कि इन सब चीजों को पॉपुलराइज कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट रीच भूमगादी का कैसे पहुंचा सकते हैं और उसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा किसानों को कैसे हम लोग भूमगादी के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये तो एक बात होगी। दूसरा ये हम सोच रहे हैं कि पूरा दंतेवाड़ा जिला कैसे जैविक हो, है ना। तो अभी फिलहाल केमिकल इनपुट्स तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, प्रमोट नहीं हो रहे हैं, बेचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान तो केमिकल्स यूज करते ही हैं। तो उन किसानों को भी हम कैसे उनके मन में बदलाव ला सकते हैं, उनको कैसे हम जैविक खेती के साथ जोड़ सकते हैं और पूरा जिला कैसे जैविक सर्टिफाइड हो सकता है ना। तो दंतेवाड़ा में अभी 110 गांव पूरी तरह से सर्टिफाई हो चुके हैं ना जैविक, और 65,000 हेक्टर जमीन जैविक हो चुकी है। और ये एरिया प्लस और भी कुछ गांव हैं जिनमें लगभग 15,000 हेक्टर जमीन सर्टिफाई हो चुकी है। तो कुल मिला के 80,000 हेक्टर जमीन दंतेवाड़ा की ऑर्गेनिक है ना। अगर ये एरिया हम लोग देखेंगे तो ये सिक्किम से भी बड़ा है। ठीक है। तो सिक्किम जैविक राज्य माना जाता है, पहला देश का जैविक राज्य, और उसका एरिया जो है वो लगभग 70,000 हेक्टर के आसपास है। ठीक है। और वो हिमालयन एरियाज में है, लेकिन अगर अपन मध्य भारत में देखेंगे और एरिया को भी देखेंगे तो 80,000 हेक्टर, और सेंट्रल इंडिया में तो ये सबसे बड़ा जैविक क्षेत्र दंतेवाड़ा में अभी की स्थिति में है। तो उसी को एक हम अच्छा मॉडल के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। इसको लंबा समय तक, आने वाला समय तक भी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो किसान जैविक खेती करे ये तो है ही जरूरी, उनका प्रमाणीकरण सही तरीके से हो, उनकी उत्पादकता बनी रहे और बढ़े, किसान अलग अलग चीजें उगाए ताकि उनकी खुद की जरूरतें भी पूरी हो। मतलब दंतेवाड़ा में सब्जी का उत्पादन इतना हो कि यहाँ की सब्जी की जरूरत यहीं पे पूरी हो, है ना। दालों का इतना उत्पादन हो कि यहाँ की दालों की जरूरत यहीं पे पूरी हो, चावल का इतना उत्पादन हो कि यहाँ की चावल की जरूरत यहीं पे पूरी हो। तो एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं और पर्याप्त उत्पादन नहीं करेंगे, बाहर से लेके खाएंगे, तो फिर कोई मतलब पर्पस, आधा पर्पस डिफीट हो गया, है कि नहीं। तो हम जब किसानों के साथ बातचीत हम लोग सब सोचते हैं मिलके, तो हम लोग यही सोचते हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने, है ना। तो ये एक दूसरा एक हमारा सपना है कि कैसे हम लोग इन सब चीजों को लेके आत्मनिर्भर बनते हुए दंतेवाड़ा को एक जैविक जिला हम लोग कैसे बना सकते हैं। और वो बहुत जरूरी भी क्यों है ना। क्योंकि खेती आज के जमाने में एक ऐसा विषय है पूरे देश भर में, अगर हम लोग देखेंगे तो, है ना, कि जिसमें अभी भी लगभग 50-55% आबादी भारत की खेती से जुड़ी हुई है ना। और बहुत सारी समस्याएं खेती में है, किसान कर्जा, आत्महत्याएं, या आर्थिक आय सही से नहीं मिलना, खर्चे बहुत बढ़ते जाना, मिट्टी खराब होती जाना, ये समस्या एक साइड पे है। और दूसरी समस्या ये है कि वातावरण में बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। हम उत्पादन बहुत कर रहे हैं, देश अपना जो है वो चावल में, गेहूं में बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है, पर उसके साथ साथ कुपोषण भी है ना। तो ये सब जो समस्याएं हैं
इन सब समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन खेती के ऐसे तौर तरीकों में है कि जिसमें हम लोग मिट्टी को बचाएंगे, केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, खेती में डाइवर्सिटी रखेंगे, केवल एक ही अनाज या मोनोक्रॉपिंग करने की जगह पे मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, डाइवर्स फसलें लगाएं, किसान अपनी आहार की जरूरत को अपने लेवल पे पूरी करने की कोशिश करें। तो सेल्फ रिलायंस की जो बात है, तो ये सब जो समस्याओं का हल खेती, जैविक खेती के तौर तरीकों में मुझे दिखता है ना। और उसके वजह से केवल दंतेवाड़ा के लिए ही नहीं, तो आने वाले समय में और भी क्षेत्रों में ऐसे प्रयास कैसे शुरू हो सकते हैं, है ना, उसके लिए भी सोचना जरूरी। मतलब केवल दंतेवाड़ा ही पूरा जैविक हो गया बोलने से नहीं काम होगा ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, किसानों की खेती की समस्या है, बाकी समस्या पूरी दुनिया में है। तो ये प्रयास एक उदाहरण बनते हुए आजू बाजू के जिले जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, बस्तर हो गया, नारायणपुर हो गया, या और क्षेत्र में कैसे ये प्रयास शुरू हो सकते हैं, है ना, ये अपने को देखना जरूरी है। और जैसे हमारे किसान जो है ना वो ये सोचते हैं, ठीक है, कि जैसे एक हमारे किसान है, बारसूर का एक गांव है, तो बारसूर के गांव के पास में एक जग्गू राम जी करके एक हमारे किसान है। तो वो किसान ये हमेशा ये बात को बोलते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मेरे बेटे को जब मेरा स्वर्गवास होगा तो मेरे बेटे को मैंने क्या छोड़ा है ना, तो मैंने पैसा रखा उसके लिए या सोना चांदी रखा, तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो पैसा, सोना चांदी तो खर्च करेगा, खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं अगर मेरे बेटे को एक अच्छी जमीन पीछे छोड़ के जाऊंगा, है ना, कि जो अच्छी है, उपजाऊ है, ऐसी जमीन को मैं अगर छोड़ूंगा आगे, तो वो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। वो मैं एक सही कमाई मानूंगा, मेरे जीवन की सही कमाई में वो मानूंगा कि मैंने मेरी जमीन को अच्छे से बचा के रखा, उसको अच्छे से उपजा रखा, और वो मैंने मेरी आने वाली पीढ़ी को सौंपा सुरक्षित रूप से। तो ये जो सोच है ना, ये सोच को हमें ऐसा लगता है कि हमें और बढ़ावा देने की आवश्यकता है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारा जंगल, हमारी जरूरतों को तो हमको पूरा करना है, हमारी नीड्स पूरी होनी चाहिए, है ना, लेकिन उनको इस तरह से पूरा करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सब संसाधन सुरक्षित रहे और हम उनको सौंप सके सुरक्षित रूप से। तो ऐसा एक सोच जो है ना, वो उससे हमको आने वाला समय में भी काम करना है लेकर जाते हुए। ये भूमगादी की बहुत मतलब अच्छी सोच है, अच्छी पहल से स्टार्ट हुआ और ये आगे भी बहुत अच्छे ही काम कर रहा है। और ये मुझे हमें ऐसा लगता है कि ये केवल एक व्यक्ति का या कुछ ही किसानों का काम नहीं है, इसमें सबको जुड़ने की जरूरत है ना। मतलब केवल किसान ही नहीं, ग्राहक भी, आम नागरिक भी, क्योंकि किसान जो उगाता है वो ग्राहक खरीदता है। अगर जो किसान ने उगाया वो ग्राहक खरीदेगा नहीं, मांग नहीं करेगा, तो किसान उगा नहीं पाएगा। और ग्राहक जो मांगता है वो किसान उगाता है। तो इसलिए ग्राहक और किसानों को एक साथ मिलकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये केवल कुछ ही लोगों का काम नहीं है, सबको सोचना पड़ेगा, सबको एक साथ इसमें आना पड़ेगा, तब ये हम लोग सफल तरीके से कर पाएंगे। आपके भूमगादी का जो सपने हैं, हाँ, वो पूरे हो पाएंगे। ठीक है, वैसे मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी थी, बट इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं और मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। हम इसका 1-2 एपिसोड और बनाएंगे। बहुत सारी टॉपिक्स मेरे ख्याल से छूटी है, मुझे आपसे पूछना था और अब करते हैं इसके बारे में कभी और। और मुझे आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आपके बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की। एक बार लाइक शेयर के लिए बोल देंगे। तो दंतेवाड़ा ऑन एयर हमारी यूट्यूब चैनल है, तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दंतेवाड़ा ऑन एयर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दंतेवाड़ा की बहुत सारी कहानियां इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के प्रयास, अलग अलग लोग जो दंतेवाड़ा में कर रहे हैं, उनको जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस।